देश में 5 विधानसभाओं के 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसके चुनाव के बाद में एग्जिट पोल का भी कल खुलासा हो गया और उसमें कई तरीके से चीजें थी। खास तौर से उत्तर प्रदेश को लेकर के एग्जिट पोल में को लेकर के बहुत सारी उत्सुकताएं थी। क्या योगी बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे? किस भाजपा की स्थिति क्या होगी? लेकिन जब एग्जिट पोल, कम से कम एग्जिट पोल, मैं बार-बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, एग्जिट पोल का जो खुलासा हुआ, तो उसमें सभी सर्वे से ये साबित हुआ है कि चाहे कितनी भी कोशिश हो गई हो अखिलेश यादव की तरफ से, बाकी भारतीय जनता पार्टी के आने की पूरी संभावना है और ठीक-ठाक तरीके से संभावना है। ये जो वहाँ एग्जिट पोल को लेकर के कई उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने उसको 300 सीटें तक दी हैं, जबकि सामान्यतः 403 विधानसभा की सीटें हैं, ये ध्यान रखना होगा, और सामान्यतः 220 प्लस लोगों ने 220 सीटें दी गई हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगातार रेगुलर रोज के तजर्बे से जो सज्जन इस पूरे मामले को ट्रैक करते रहे हैं, उनका नाम है यशवंत देशमुख, सी वोटर के संस्थापक। यशवंत जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस पूरे इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने अपनी पूरी जी जान के साथ हमें हमेशा सहयोग किया और आपने इस पर भी सहमति जताई कि हमसे उत्तर प्रदेश को लेकर के बातचीत करें। बहुत बहुत आभार आपका। यशवंत जी, एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या था जो लोग इतना उत्तेजित थे कि नहीं, अखिलेश यादव आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे वाला चल रहा था मामला, और एक पूरा का पूरा खेमा वैसे ही चल रहा था, और उसमें एक यहाँ तक इतना तेजी थी कि जो खेमा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, वो भी थोड़ा धीमे हो गया था, नीचे गिर गया था, और वो भी, उसको भी डर लगने लगा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। क्या कारण रहे, लोग उसको समझ क्यों नहीं पाए? क्या कोई अंडर करंट था, या कोई सचमुच जो योगी ने अपने लिए दांव खेले, प्रधानमंत्री ने उनको जिस तरीके से आगे बढ़ के सपोर्ट किया, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा आप जानते हैं कि हम लोग का ट्रैकर लगातार ये इशारा कर रहा था कि बीजेपी आगे है और बाइपोलराइज्ड कंटेस्ट में समाजवादी पार्टी नंबर 2 रहेगी। अब 1 साल पहले जब हमारा ट्रैकर हमने डेली शुरू किया और हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 20-22% से उनका ग्राफ एक परसेंट बढ़ते 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 30, 32, 33 एक समय में 35% तक पहुंचा। तो होता क्या है कुछ जी कि आप जब किसी एक पार्टी के वोट 20-22% से 35% तक पहुंचते हुए आपको दिखता है, तो आपको उनके समर्थकों को उत्साह बढ़ जाता है। जो पत्रकार जमीन पे देख रहे हैं उनको लगता है कि भाई बहुत बड़ी भीड़ अब इनके इसमें आने लगी, और उसमें लगता है कि ये तो चमत्कार हो गया। समस्या केवल यह है कि अब हम डेटा को देखते हैं और डेटा के बियॉन्ड जाते नहीं। तो जब हम साल भर तक 20-22 से 35% तक की हमने जर्नी समाजवादी पार्टी की बताई, तब तक तो बहुत सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब हमने ये बताया कि अब ये मामला 34-35 पे जाके अटक गया, अब इसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग बहुत बुरा मान गए। साथ में हमने ये बताया कि बीजेपी को 2019 में 50% वोट पड़े थे, वो 50 से कम होते 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 लगभग 41%, 42% तक आए, और वहां पे जाकर के वो अटक गया, उससे नीचे नहीं जा रहे हैं। 40% के नीचे बीजेपी जाती हुई दिख नहीं रही है, और सपा 35 के ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। तो ये ग्राफ में आप सोचिए, हम एक तरफ बोल रहे थे बीजेपी 50 से घट गई, 40 आकर के 40 पे स्टैटिक हो गई, नीचे से समाजवादी पार्टी 30-32 से बढ़ के ऊपर गई और जाके 20-22 से बढ़ के 35 तक पहुंची और जाके स्टैटिक हो गई। तो ये भाजपा का गिरना 10% और समाजवादी पार्टी का बढ़ना 10-12%, इतने तक तो लोगों ने पकड़ा। लेकिन जब ये बात हमने 3-4 महीने पहले बोला कि अब ये मामला स्टैटिक हो गया है और ये 40 और 35 का खेल ये लगातार है, उसको लोगों ने स्वीकार करना बंद कर दिया। और इस मामले में क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक या एंटी बीजेपी पत्रकारों की भी एक जमात है, जिन्होंने उसको लीनियर में बनाते चले गए कि वो मुझे ही फोन करके बोलते थे, यशवंत जी आप अपने डेटा को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा वो हो जाता था। अच्छा, मतलब आपको आपका ज्ञान नहीं समझ मेरा ही ज्ञान मुझे ही वापस दिया जाता था कि आप अपने डेटा को समझ नहीं पा रहे हैं। जो 22 से 35 पहुंचा है वो 35 से अब 45 पहुंच गया है।
तो अब और मैं और जो 50 से 40 हुआ, 40 से वो 30 पहुंच गया है, तो उनके दिमाग में वो जो अपवर्ड मूवमेंट था वो ऐसे लगता था कि लीनियर स्केल लगा करके ऐसे बच्चे खींचते हैं ना, वो ऐसे खींच रहे थे कि अब ये 30, 35, 40, 45 बढ़ता ही जाएगा और बीजेपी 45, 40, 35, 30 घटती ही जाएगी। ऐसा होता नहीं है। और यही बात मैं बार बार कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक इक्वेशनिंग में ये अंग्रेजी के में जैसे बोलते हैं ग्लास सीलिंग हिट कर गए, कि अब ये सीलिंग हिट कर गए हैं, अब ये इसके ऊपर तोड़ करके इसके आगे अखिलेश यादव नहीं निकल पा रहे हैं। और उसके कारण बहुत साफ थे अक्कू जी। दरअसल मुस्लिम मतदाताओं ने सारे विपक्ष के अंदर घूम करके तय कर लिया था कि हमें अखिलेश को वोट देना है। और वो एक फैक्शन ऐसा था जो पूरी तरह से रैली कर गया था, 90%, बिल्कुल जैसे कहते हैं। और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं का इंपैक्ट आरएलडी और जयंत चौधरी के कारण जो जुड़ा, उस जुड़ाव के कारण एकदम से लगा पश्चिम में लहर आ गई। और वो जो लहर आई उसके उत्साह में लोग ये भूल गए कि भाई मुस्लिम यादव एम वाई कॉम्बिनेशन में जाट जुड़ा जे, एम वाई जे। अब ये एक्स्ट्रा जो एम वाई प्लस जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वो प्लस नदारद हो जाता है, कोई प्लस आई नहीं उसके आगे। ये बात लोगों को समझनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब वो प्लस ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे थे। जैसे बोला गया प्लस ओम प्रकाश राजभर लेके आए गए, प्लस स्वामी प्रसाद मौर्य लेके आए गए। ऐसा लगा प्रोजेक्शन में कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी पूरे पूर्वांचल में बहुत बड़ी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभरों के क्या कहते हैं, निर्विवादित सोल डीलर है। हाँ, होलसेल स्टॉक के डीलर हैं, उनके पास में 100% वोट पड़ा है। सेम वही स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा गया, जबकि सच्चाई से ये बहुत दूर था। और अभी आपको एक बात बताऊं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, अभी तक हमने ये बात बाहर नहीं बोली बातचीत में, लेकिन अब जब आपने सवाल निकाला है तो मैं उसमें आपको इंडिकेशन देता हूं। कतई आश्चर्य मत कीजिएगा कि राजभर जी खुद अपने चुनाव में अटक जाए, हार जाए। हाँ, लग रहा था। वो और उनका बेटा दोनों की स्थिति खराब है, दोनों अटके हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अटके हुए हैं। तो जिनकी अपनी खुद की सीट्स क्लियर ना हो, वो पैन रीजन या पैन यूपी नेता बनने का दावा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये उत्साह में बहते चले गए। और पत्रकारों के मामले में थोड़ा सा मामला ये मेरा अब लगने लगा है बहुत सारे संपादकों और पत्रकारों के लिए, जिनमें उनका दिखता है कि भाई एक व्यक्तिगत एक तौर पे हमारा या अक्कू जी का किसी भी पार्टी या उसके लिए एक मतदाता के नाते हमारा हो सकता है। आखिर अक्कू श्रीवास्तव पोलिंग बूथ में जाएंगे तो कोई बटन दबाएंगे, यशवंत देशमुख जाएंगे कोई दबाएंगे। लेकिन पत्रकार धर्म में हम अपनी इच्छाएं, अपनी विशफुल थिंकिंग, ये हम अपनी रिपोर्टिंग के तौर पे देने लगे या आकलन तौर पे देने लगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। मुझे लगता है कि यहीं पर गड़बड़ हो गई है। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि पत्रकारों की अब सदिच्छा, उनकी वेलविश, वो अब ज्यादा हावी होती जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीवी की बहसों में मुझे आपको फला का मान लिया जाए और दूसरे को दूसरे खेमे का, और बीच वाले की कोई पूछ ही नहीं हो रही है आजकल। ये भी सच है, ये भी सच है। अब कल जो है वो एग्जिट पोल के डिस्कशन में, मुझे याद नहीं किस चैनल में क्या, लेकिन हाँ वो बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप और उस पर चले जाते हैं। भाई मेरे ऊपर तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि भाई मेरे घर में मेरे पिताजी ताऊजी बड़े लोग जो है वो काफी बड़े संघ के प्रचारक वगैरह रहे, तो वो बंदूक तानना उनको बड़ा आसान लगता है कि भाई इनकी पारिवारिक देशमुख सरनेम के साथ में बंदूक तान दो। आपका काम प्रोफेशनल है और आपने जिस तरीके से निभाया है वो प्रोफेशनल तरीके से निभाया है उसको। एग्जैक्टली। एक आंकड़े जो हैं वो आंकड़े हैं, आंकड़ों को स्थापित रूप से सामने देना, और हम एक दिन नहीं करते। देखिए अभी बहुत बड़ा अंतर है। कल झुआ भर के बीसियों एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखे होंगे, और सबको करने का पूरा अधिकार है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। और सबको अच्छा करें, भगवान करे इस फील्ड में और बहुत लोग आए, क्योंकि ज्यादा आंकड़ों का आना अच्छा होता है। हमको भी आधार मिलता है ना भाई, हम कोई काम कर रहे हैं। अब आप बोले यशवंत जी आपका गलत भी तो हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि नहीं, मैं दो लोगों के आंकड़े बहुत गंभीरता से लेता हूं, एक सीएसडीएस संजय कुमार जी का और एक प्रदीप गुप्ता का एक्सिस में। जब उनके भी आंकड़े उसी दिशा में जाते हैं तो हमको भी आधार मिलता है कि नहीं, इसका मतलब जो हमने भी किया वो भी कर रहे हैं, तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी चीज, हमारा ट्रैकर जो है
ये बड़ा डिफाइनिंग हो गया है अब पिछले कई वर्षों से, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान वाला मामला है। हम एक दिन अगर केवल करके रखें कोई काम तो हमें उसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा दिखती है कि ये पता नहीं हो सकता गलत हो गया। लेकिन अगर हम साल के 365 दिन हम वही कर रहे हैं और 365 दिन का हम ट्रैकर चला करके हम ला रहे हैं, तो हमें कब क्या चीज कहां बदल रही है उसका साफ तापमान पता लगता है। मसलन पंजाब के केस में जब चन्नी साहब बने 6 हफ्ते तक कांग्रेस का ग्राफ यूं उठा था, 6 हफ्ते तक हमारे ट्रैकर में दिखा। फिर उसके बाद में चन्नी साहब को नवजोत सिंह सिद्धू लेके पिल गए तो वो कांग्रेस का क्रैश भी हुआ, वो भी हमको दिखा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ग्राफ जब बढ़ा तो ट्रैकर ने ही, हमारे ही ट्रैकर ने रिपोर्ट किया ना, कोई और नहीं था। सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति और सारे उसमें से पत्रकारी उसमें से सी वोटर का ट्रैकर आप एक साल के लिए हटा दीजिए पिछले, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का ये ग्राफ बढ़ रहा है ऐसा कहने वाला कौन था? कोई नहीं था। तो हमारे हमारे ही आंकड़ों के धर्म में हमने इस बात को प्रेडिक्ट किया था ना, प्रोजेक्ट की भाई देखिए समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे बहुत अच्छे पहुंच गई। तो वो चीज समझ में आनी चाहिए, आंकड़े रोज करने चाहिए ज्यादा, लेकिन शूट जिसे कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर। हमारा काम पत्रकार के रूप में आंकड़ों को सामने रखना है, उसमें से अपने इमोशंस हटा देने चाहिए। व्यक्तिगत इमोशंस को हावी रख के करेंगे तो हम अपने काम के साथ में जस्टिफाई नहीं करेंगे। मुझे याद है कि हम लोगों ने 2-2.5-3 महीने पहले जब बातचीत की, 2 महीने पहले के 1.5 महीने पहले के आसपास बातचीत की थी, तब आपने कहा था कि 31% पर समाजवादी पार्टी यहाँ से आगे जाना मुश्किल हो रहा है, जो 33-34 तक गई और वो हुआ भी। और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जब गिरने का एक क्रम था वो था। एक अभी चीज आपने कही कि वेस्ट में जो समीकरण MY के साथ में J जब जुड़ा, तो क्या यहाँ पर MYJ जो हुआ वो J ठीक से नहीं जुड़ा, उसका जो फेविकोल था वो कमजोर था, और इस वजह से, क्योंकि पहले दूसरे चरण में ही आने लगा था कि जो जाटों का एक बड़ा वर्ग MY के साथ में नहीं जा रहा है, ये एक पहले ही आ गया था। इसकी क्या वजह थी? जो कि पहले प्रचारित तो बहुत सारा किया गया था और वो नहीं गया, तो क्या वो वजह उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब रह गई, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या डिलीवरी को लेकर के? मुझे वेस्ट में तो लॉ एंड ऑर्डर की एक रही, डिलीवरी की कोई बात नहीं वहां पर हुई है। डिलीवरी की बात मध्य से आगे और या पूर्वांचल बुंदेलखंड वगैरह वगैरह से आगे हुई है, लेकिन वहां क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ी बात हुई, जिससे वो J का जो सफिक्स ठीक से लग नहीं पाया, फेविकोल ठीक से लग नहीं पाया? मुझे लगता है बीजेपी का उसमें योगदान बहुत ज्यादा नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप ये कहें कि बीजेपी का ग्राफ वापस कहां पे आया, तो उसमें बीजेपी का योगदान कतई नहीं था। उसमें दरअसल सीटों के बंटवारे का योगदान था, क्योंकि जिस दिन तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था उस दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट सेंटिमेंट एंटी बीजेपी ही था। वो हमारे ट्रैकर में लगातार हम लोग ये बात को रिपोर्ट कर रहे थे। जहां पे मामला अटका, जिस दिन सीटों का विभाजन हुआ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में, हमें उस दिन से वहां पे स्प्लिट दिखना शुरू हुआ कि दरअसल जाटों का सारा इमोशन या रुझान वो जयंत चौधरी के लिए या आरएलडी के लिए था। आप ये कई पत्रकारों से आप पूछिए, आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी के जहां कैंडिडेट थे और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे, वहां पर जाट मतदाताओं ने उनको समर्थन नहीं दिया। और वो बोलते हैं कि यहां पर अगर आरएलडी का होता या हैंडपंप सिंबल होता तो हम लगा देते। लेकिन देखिए, जिस जगह पे इतना मैसिव कम्युनल पोलराइजेशन हुआ हो, वहां पर तीसरी पार्टी जो उनकी परंपरागत पार्टी थी उसके लिए तो उनका इमोशन था। अजीत सिंह जी का की देहांत भी हो गया, उसका एक इमोशन भी था कि उनको लगता था कि हमारे जाट के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह थे, चौधरी अजीत सिंह, और वो हार के चले गए। इसका एक टीस थी मन में इसकी बहुत बड़ी। और जयंत चौधरी ने बहुत मेहनत की, मैं ये कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि जयंत चौधरी ने जितनी मेहनत अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बढ़ाने के लिए की पिछले इतने समय में, उतनी मेहनत शायद अगर और नेता भी करते तो उनको और लाभ होता। लेकिन जो इमोशन या जो सपोर्ट जयंत चौधरी के लिए या आरएलडी के लिए था, वो शायद पूरी तरीके से गठबंधन के लिए नहीं था।
अन्यथा जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें जाट ये 50-50 बटा हुआ नहीं दिखता, उसमें वो जाट एक तरफा 70, 80, 90 तक % तक जो है वो समाजवादी पार्टी को जाता दिखता है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अगर मैं उदाहरण के तौर पर जोड़ूं तो बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस ने जिद करके 70 सीटें ले ली थी और फिर वो रिजल्ट मिल रहा, यहाँ पर जयंत चौधरी ने अगर थोड़ी और जिद की होती और टिकट के बेहतर बंटवारे होता, पर सही तरीके से काम किया होता तो बेहतर मुजफ्फरपुर वगैरह होता। में जैसे, तो अगर बेहतर होता, जयंत क्योंकि चौधरी को मुजफ्फरपुर सीटें ज्यादा छोड़ी गई होती तो शायद उनका स्ट्राइक रेट और भी बेहतर होता। और टिकट बंटवारे में भी जैसे मुजफ्फरपुर वगैरह में जहां जिस तरीके से हुआ वहां वो अप्रत्याशित था कि कोई भी सभी ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट थे, वो जो पहले नहीं जीते तो उनको भी उन्होंने किया गया। खैर ये एक अलग सवाल है जिसपे हमेशा बातचीत आगे होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था, जैसे मैंने भी ढूंढा जब देखा बातचीत की, तो बीजेपी के वोटर में कई चीजों को लेकर नाराजगी थी। तो खासतौर से ये नाराजगी लोगों में जो कट्टर समर्थक बीजेपी के माने जाते रहे हैं, वो भी ये कह रहे थे, देखिए बेरोजगारी को लेके कुछ खास नहीं किया गया। वो भी ये कह रहे थे कि राजकीय कर्मचारी को लेकर के कुछ खास नहीं किया गया। राज्य ओपीएस को की बहाली का मामला उस समय चल रहा था और इन लोगों ने बहुत कायदे से विपक्ष ने उठाया था। क्या एक वही सूत्र काम कर रहा है कि जो ध्रुवीकरण के वोट का वही सूत्र एक काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, या कोई नए सूत्र भी आए हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बहुत सारी चीजें क्या क्या ऐसी रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती रही हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट, या दूसरे शब्दों में कहें एकमात्र पॉइंट। और उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी कम्युनल अंडरटोन था। ये भी हम जानते हैं कि वो मुस्लिम माफियाओं के जिस तरीके से पीछे पड़े और बुलडोजर वाला जो ब्रांड बड़ा चलाया गया कि बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। अब वो बुलडोजर बाबा का मतलब हर कोई समझता है कि क्या अर्थ थे, उसके मायने क्या थे, लेकिन वो ऐसे वोटर को प्रभावित कर रहा था जो बीजेपी का ऑलरेडी एक तरह से पका हुआ वोटर है खुद का, जो हिंदुत्व का बेस वोटर आपके। मुझे लगता है कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में जीत रही है उसका योगदान ज्यादा बड़ा सेंट्रल की उन स्कीम्स का है, नरेंद्र मोदी की स्कीम्स का है, जिसको आप कह सकते हैं गरीब तबके के लाभार्थी का जो राशन मिला, जो घर पे, जो सर पे छत मिली, घर मिला, शौचालय, और जो अकाउंट में पैसा है। आप ये पाएंगे कि महिला मतदाताओं का, गरीबों का, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड ये वाला वोटर है, वो जाति के इक्वेशंस को काटते हुए नरेंद्र मोदी या बीजेपी को पड़ा है। तो ये लाभार्थियों वाला जो वोट है, ये वही वोट है जिसने बीजेपी को विनिंग एज, डिसाइसिव एज जो देगा। अन्यथा केवल बुलडोजर और चलाने से बीजेपी जीतने की स्थिति में आने वाली नहीं थी। ये मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एक समाजवादी पार्टी को आगे इसीलिए बताया जा रहा था कि उसने सामाजिक समीकरण चुनाव से पहले काफी अच्छे कर लिए थे। राजभर को ले लिया था, राजभर को तोड़ करके अपने खेमे में ले आए और लोगों को भी ले आए, महान दल और पता नहीं कौन कौन से उसमें कर लिया। अनुप्रिया पटेल के दूसरे पक्ष को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया। तो जहां जहां उनको जो जो मिला वो सामाजिक समीकरण उन्होंने ठीक से बनाने की कोशिश की। इसमें तारीफ की जानी चाहिए अखिलेश यादव की। लेकिन जो अभी आपने कहा लाभार्थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक समीकरण ही सिर्फ काम नहीं करते हैं। आपको डिलीवरी दिखानी होगी, या पहले की कोई डिलीवरी आपकी हो वो हो, और या दूसरे पक्ष अगर सामाजिक समीकरण को कोई चीज काट सकती है आज भी, तो वो आपके काम है, डिलीवरी है, जिसपे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। सामाजिक समीकरणों की अपना एक महत्व है, लेकिन सामाजिक समीकरण भी बनेंगे तो अक्कू जी उस नेतृत्व के जो कि प्रूवन आधार का होगा। आपके पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तो मैंने एक बात बोली थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा और बसपा, ये जो 3 पार्टियां हैं, इनको छोड़ दें अगर बड़ी जातिगत राजनीति के ऊपर प्रूवन जनाधार केवल 2 ही पार्टियों का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं की राजनीति करने वाली आरएलडी
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाताओं की राजनीति करने वाली अपना दल। इन दो पार्टियों के अलावा कोई प्रूवन कास्ट ओरिएंटेड लीडरशिप नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य वाला मामला बहुत उठाया गया और राजभर, ओम प्रकाश राजभर का मामला बहुत उठाया गया, तब मैंने एक लिटमस टेस्ट की तरह से मैंने एक सवाल दागा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहन मायावती, कुमारी मायावती जी के पॉपुलैरिटी के कारण वो जीतते थे या उनकी पॉपुलैरिटी के कारण मायावती जीतती थी, या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो क्या वो मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में जीते थे या स्वामी प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता के कारण मोदी उत्तर प्रदेश में जीते थे? अगर ये हम समझ लें तो हमें उसका उत्तर मिल जाता। वही प्रश्न, वही बात थी ओम प्रकाश राजभर पे लागू होती है। और एक चीज और, दूसरा मैंने लिटमस टेस्ट बोला था कि आज बड़ी हेडलाइन बन रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को छोड़ दिया, रेला लग गया, ये हो गया, वो हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन भाजपा को ज्वाइन किया था, क्या उस दिन ये हेडलाइन बनी थी? इसी लेवल की बनी थी क्या? जिस नेता के ज्वाइन करने पे हेडलाइन नहीं बनी, उस नेता के छोड़ने पे हेडलाइन के कोई मायने नहीं। मेरा इसमें एक, मतलब मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं फिर आप, मेरा इसमें एक और मानना है कि अगर जैसे राजभर थे तो राजभर समाज के, सुहेल देव समाज के एक नेता हैं और उनके नाम पे एक पूरा वो था गुट, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो इधर आते गए, उधर जाते गए, तो उनका वोट बैंक कभी भी उनके साथ ऐसा मौर्य वोट बैंक नहीं होगा, या दारा सिंह का मौर्य वोट बैंक नहीं होगा, धर्म सिंह सैनी का नहीं होगा, वोट बैंक नहीं था। और दूसरी बात की, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े मौर्य के नेता माने जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य क्या थे, जिनको भाजपा ने डिप्टी सीएम बना के रखा था, या जिनके बारे में यहां तक भी चर्चा हो सकती है कि भविष्य में हो सकता है भाजपा की ओर से वो मुख्यमंत्री भी बनने की स्थिति में आ जाए जी। तो देखिए ये क्या है ना, ओवर सिंप्लीफिकेशन जब होता है खासतौर पे पत्रकार बिरादरियों के बीच में, मैं इसलिए अपने पत्रकार मित्रों का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के पूरे प्रचार के दौरान जहां पे आउट ऑफ प्रोपोर्शन हवा बन गई, लहर आ गई और ध्वस्त हो गया, वो उतना मैं समझता था क्योंकि वो स्वाभाविक है। अगर मैं ग्राउंड पे रिपोर्टर हूं और मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उस रिपोर्टिंग करते समय मुझे अगर समाजवादी पार्टी 20-22% से बढ़कर 30-32%, 33% तक बढ़ती हुई दिखेगी तो मैं रिपोर्ट करूंगा कि बड़ा भारी उनमें एड ऑन हो गया, ये आंख मेरी खुली होगी। लेकिन सामने वाले का ग्राफ कम नहीं हो रहा है, ये भी तो मेरी आंख खुली होनी चाहिए ना। लाभार्थी मिल रहे हैं, लोगों को राशन मिला है, लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, छत डिलीवर हुई है, जो लोगों ने शौचालय बने उनके, और महिला मतदाताओं को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इन चीजों से आंख मूंद करके हम केवल और केवल इस बात पे फोकस करते जाएं कि ओम प्रकाश राजभर चले गए और स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, तो मुझे लगता है कि ये अगेन वही वाली बात हो गई कि कहीं ना कहीं हम ये उन पत्रकार की उस बिरादरी में कि भाई जो हमारी व्यक्तिगत इच्छा या मंशा है वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं भारी पड़े। ऑब्जेक्टिविटी यहां तक तो सही है कि उत्तर प्रदेश में एक पोल अखिलेश यादव बन गए, ये ऑब्जेक्टिविटी सही है। ऑब्जेक्टिविटी यहां भी सही है कि उत्तर प्रदेश में 2012 में अखिलेश यादव जितने वोट पा करके चुनाव में मेजॉरिटी पाए थे, उससे ज्यादा वोट इस बार वो पाने जा, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछली बार उन्होंने चुनाव जब जीता था 2007 में मुख्यमंत्री, 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे, या फॉर दैट मैटर 2007 में मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो मुख्यमंत्री बनते समय, या फॉर दैट मैटर 1991 में कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो कल्याण सिंह, मायावती और अखिलेश यादव ये जब क्लियर मेजॉरिटी के साथ में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन लोगों को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट इस समय अखिलेश यादव पाने जा रहे, बिल्कुल सही है। 26-27% के आसपास इनको मिले थे और अब इस बार ज्यादा पाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा वोट पाएंगे, ये ऑब्जेक्टिविटी सही है। लेकिन बीजेपी का ग्राफ 40% से नीचे नहीं जा रहा है, ये भी उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्टिविटी थी। तो ये सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी का जो मामला था वो गड़बड़, एक चीज को स्वीकार करना और दूसरे को मना कर देना, ये ठीक है। बसपा का क्या रोल रहा? बसपा ने क्या कहीं पर
सचमुच अखिलेश को रोकने के लिए भाजपा को वोट ट्रांसफर कराया, या एक मायावती को कच्चा खिलाड़ी मैं तो कम से कम नहीं मानता हूं। और मायावती की रणनीति अपनी रही है, और मायावती ने एक बार हो सकता है मुस्लिम्स को लेकर के भी जो उनकी रणनीति रही है, जब उन्होंने मुस्लिम को उसके साथ रखा था तो बहुत अच्छे से रहते। इस बार अगर मुस्लिम उतनी आगे तक नहीं बढ़ पाए तो उसकी क्या वजह थी, और मायावती की रणनीति क्या रही है? अखिलेश को रोकना बड़ी रणनीति रही है, या अपनी जमीन थोड़ी खिसकते, मतलब क्या 20-22%, 22% पिछली बार मुझे था उनका, लगता है तो क्या कि उनका परसेंटेज कम होगा? मायावती जी की रणनीति मुख्यतः इस बात पे केंद्रित रही कि वो अपना बेस कैसे बचाएं। और अगर आप उस रणनीति की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि आंकड़े बता रहे हैं कि उस रणनीति में वो विफल हुई। विफलता इसलिए मैं कहूंगा कि उस बेस में जाटव मतदाताओं का बेस तो उनका बचा है, लेकिन जो मुस्लिम मतदाताओं का बेस था वो जा चुका है। वो बेस इसलिए भी चला गया क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा ये भी था कि हमने मायावती जी को जिताया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये राजनीति नहीं करेगी। इसलिए वो पोलराइजेशन कंप्लीट सपा के लिए हो गया। अब रही बात कि जाटव मतदाताओं के बियॉन्ड बचे हुए नॉन जाटव दलित मतदाता क्या मायावती जी की ओर गए? सवाल है नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि 2014 में ही नरेंद्र मोदी के आने के साथ में वहां जो डेंट पड़ा, और लाभार्थियों वाला सेक्शन दरअसल सबसे ज्यादा अगर आप बोलें तो दरअसल वो जो दलित मतदाताओं का ग्रुप है उसमें लाभार्थियों का बहुत बड़ा सेक्शन है, मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो लाभार्थियों का था, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने लाभार्थी होने के नाते बीजेपी को वोट दिया इसकी कोई सूचना नहीं। हालांकि ये सही है कि एक सिग्निफिकेंट सेक्शन शिया मतदाताओं का भाजपा को पड़ा है, लेकिन 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 वो विषय अलग है, वो चीज अलग है। और रही बात मायावती जी की पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है कि यहाँ के बाद में उन्हें अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को रीइन्वेंट करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी राज्य जब एक बार बाइपोलर हो जाता है तो बाइपोलरिटी से वापस ट्रायंगुलर में जाने की सूचनाएं बड़ी कम मिलती, वो जरा सा लंबा खेल हो जाता है। तो अब जाटव मतदाता तो उनके पास में बचे हुए हैं, लेकिन क्या वो मतदाता अब उनके पास में बने रहेंगे? क्या वो मतदाता आगे पीछे वो उसको अपने अपने तरीके से वो रीइन्वेंट करेंगी? एक संभावना से मैं ये भी इनकार नहीं कर सकता कि आगे पीछे हो सकता है कभी ना कभी कि बीएसपी एनडीए का भी हिस्सा बने। ये इस संभावना से मैं इनकार नहीं, पहले भी दे चुकी है, पहले भी हिस्सेदारी कर चुके हैं वो। एक हाइपोथेटिकल सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण भी है, वो महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये अखिलेश के वोट परसेंटेज, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, वोट परसेंटेज 31, 32, 33, 34 जो भी हो, वो एक उनकी सीमा है? इसके आगे जाने में उनकी बिल्कुल बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी वक्त में, जब कभी 27 में चुनाव आएगा या 24 में होगा, या उनकी बीजेपी की गलतियों की वजह से हो सकता है कोई गुट उनको उनके पास चला जाए, लेकिन ये इनका जो समीकरण है उसकी एक सीमा है, और वो यहीं पर एक इनके लिए बॉर्डर लाइन, लाल रेखा लग गई है। ये 35% की लाल रेखा के बियॉन्ड की जो राजनीति है उसके लिए अखिलेश यादव जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से मतलब ये नहीं कि उन्हें जातिगत आंकड़े नहीं निकालने होंगे, नहीं, मेहनत से केवल अर्थ यह है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो इस चुनाव में उनको वोट मिला है, मैं बहुत सारे उनके समर्थकों को खराब लगेगा अगर मैं कहूंगा कि ये डिफॉल्ट गेन हुआ है। एंटी बीजेपी वोटर्स का उनके पक्ष में आना ये डिफॉल्ट गेन था, इसमें उनकी मेहनत नहीं थी। मेहनत दरअसल अखिलेश यादव से भी कई गुना ज्यादा प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, अगर आप मेहनत की बात करें। अखिलेश यादव को अगर ये 35% के आंकड़े 45% की राजनीति करनी है तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपने पिता की तरह। मैं आपको सच बोल रहा हूं कि आप किसी समाजवादी पार्टी के समर्थक से, जिसको मेरी बात ये बुरी लग रही है, उसको मैं दूसरी लाइन अगर बोलूंगा तो मेरी बात से सहमत होगा कि अखिलेश यादव जितने कर्मठ उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं राजनीतिक जीवन में, जितनी मेहनत ग्राउंड पे वो करते थे, उसका कितना फीसदी मेहनत, उसकी कितने परसेंट तक की अपने पिता की तरह अखिलेश यादव ने मेहनत की? अगर आप इस चीज के ऊपर आप समाजवादी पार्टी के समर्थकों से पूछेंगे, उनका भी जवाब आपको क्लियर मिलेगा।
तो मेरा केवल ये कहना है कि 35% तक का ग्राफ उनका बढ़ गया है, लेकिन यहां से अब अगली लड़ाई जो आगे की है उनकी, और अभी वो युवा है, उनके सामने 20-25 साल की एक लंबी राजनीतिक पारी है, उसके लिए उन्हें मेहनत, जमीनी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अपने पिताजी सलाहकारों का जो उनका पिटारा है, वो पिटारे में थोड़े फेरबदल उन्हें करने पड़ेंगे, और पिताजी से अपने सीखना पड़ेगा कि राजनीति कैसे की जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ, पिताजी के तरीके से मिलनसार होना और पिताजी से सीखना। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो मिलनसार होना है, चाहे वो विपक्ष में भी कितने लोकप्रिय थे, हम सब जानते हैं उसके बारे में। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति उसी पर है। हाँ, एक अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक क्या है? कितने आने वाले दिनों में बहुत सबक होंगे, क्योंकि ये जीत जाएंगे, सब कुछ होगा, बम बम होगा, लेकिन सबक बहुत सवाल किया, मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी से इसका जवाब देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी टेलीकास्ट में जाना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक तो ये है कि आंधी, जो मोदी की आंधी में लोग जीत के आते हैं, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं 5 साल तक और कोई काम क्षेत्र में नहीं करते, और इस उम्मीद में रहते हैं कि दोबारा मोदी की आंधी उनको जिता देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो अनक्वेश्चनेबल है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को यह सबक लेना पड़ेगा कि अपने नकारा, घिसे पीटे, न काम करने वाले एमएलएज और एमपीज को किस तरह से वो लाइन पे लाएं, क्योंकि लुटिया वही डुबोएंगे। प्रधानमंत्री कितना भी मेहनत करके बना लें, बीजेपी को चढ़ा लें, लेकिन अगर बीजेपी अपने नकारा एमएलए और एमपीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकालती, मंत्रियों तो को भी आने वाले समय में लुटिया वही लोग। ये सीधा मैं आपको जवाब दूं। बहुत बहुत आभार यशवंत जी आपका। मैं इसमें मंत्री शब्द और जोड़ देता हूं, एमएलए एमपीज में, एमएलए उनको भी ठीक करना होगा। बिल्कुल, मंत्री समेत, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी व्यस्तता भी समय निकाला। नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।